काव्या अपने ससुराल में अपने पति दीपक के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, जहां दीपक बूटों का ट्रक चलाता और अच्छी खासी आमदनी कमाता, जिससे उसका घर चल जाया करता। तो वहीं काव्या की सास दीपलता थोड़ी खड़ूस किस्म की औरत थी, जो काव्या को थोड़ा कम ही पसंद किया करती और उसको तंग करने के लिए नए नए बहाने ढूंढती। ऐसे एक दिन काव्या दीपक से बोलती है, दीपक, इस महीने आपने घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं दिए। घर का सारा राशन भी खत्म होने को है और घर में थोड़े ही भुट्टे बचे थे, मैंने उसको पिसवा लिया। माँ जी को मक्के की रोटियां बहुत पसंद है ना, इसलिए। और अब चक्की वाले को पैसे भी देने थे। अरे काव्या, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने माँ को पैसे दिए थे और बोला था कि उनमें से कुछ पैसे तुम्हें घर चलाने के लिए दे दे। माँ ने दिए नहीं क्या? मुझे तो माँ जी ने कोई पैसे नहीं दिए। रुको, मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ, माँ इधर आना। हाँ बेटा, तूने बुलाया मुझे? माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपको पैसे दिए थे ना मैंने काव्या को देने के लिए, आपने दिए नहीं क्या? अब माँ पर इतना भरोसा भी नहीं है कि माँ भी घर चला सकती है। अब सब कुछ तेरी बीबी तेरे लिए ही हो गई है ना, तभी तो आज उसकी बातों पर यकीन करके तूने मुझे सुना दिया। जबकि मैंने बहू को पैसे दिए थे, उसी ने मना किया मुझे ये बोल के कि उसको नहीं चाहिए। माँ, मैं आप ही का बेटा हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप क्या कर सकती हो और क्या नहीं कर सकती हो। इसलिए ना आप मुझे ना पढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। और काव्या, तुम अपना दिमाग कुछ ज्यादा नहीं लगाती? माँ ने तुम्हें पैसा नहीं दिया, ये आके तुम मुझे बता नहीं सकती थी जो अपना दिमाग लगा के घर में जुगाड़ किए जा रही हो? अब आई हो बताने। अरे पहले बताती ना, पहले बताती तो मेरे पास पैसे थे, मैं देता तुम्हें। लेकिन नहीं, तुम क्यों बताओगी? तुम्हें तो खुद जुगाड़ करना है ना, जुगाड़ू बहू हो ना तुम तो। अपनी माँ की बात सुनकर दीपक को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों पर अपना गुस्सा निकालकर वहाँ से अपना ट्रक लेकर जाने लगता है। पर जाने से पहले वो कुछ बूटे निकालकर घर पर छोड़ देता है और अपने बूटों का ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाता है। दीपक को ऐसे गुस्से में जाता देख काव्या भी थोड़ा डर जाती है। उसके जाने के बाद वो भी अपने कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद सरला नाम की एक औरत उसके घर पर आती है, जिसका पति विनोद दीपक के साथ काम करता होता है। सरला उसके घर आकर बोलती है, अरे काव्या बहन, तुम यहाँ घर का काम कर रही हो और वहाँ हॉस्पिटल में तुम्हारा पति भर्ती है? ये क्या बोल रही हो? और तुम्हें ये किसने बोला? अरे अभी अभी विनोद जी का फोन आया, उन्होंने ही मुझे बोला कि मैं तुम्हें बता दूं, वो दीपक के साथ हॉस्पिटल में ही है, अब चलो जल्दी। ये खबर सुनते ही काव्या ये बात अपनी सास को बताती है और बिना कोई देरी किए हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिलती है, जहाँ डॉक्टर उसे बोलता है, भगवान का शुक्र है कि इनकी जान बच गई। हाथों में काफी चोट लगी है इनके, कुछ दिन तो ये कोई काम नहीं कर पाएंगे, या यूँ भी कह सकते हैं कुछ साल काम ना कर पाए। डॉक्टर की बात सुनकर वो सोच में पड़ जाती है और दीपक को 2 दिन बाद घर पर वापस लेकर जाती है। दीपक के एक्सीडेंट के बाद घर का खर्चा और उसकी दवाई का खर्च उठा पाना मुश्किल होता जा रहा था, जिसके बाद काव्या काम की तलाश में घर से बाहर जाती है, लेकिन उसको कहीं पर काम नहीं मिलता। जब वो शाम को थक हार कर घर पर वापस आती है तो उसकी सास उससे बोलती है, पति थोड़ा बीमार होकर घर में क्या बैठ गया? इस महारानी के तो पंख निकल गए हैं, पंख। अब कोई बोलने वाला नहीं है ना, तभी तो पूरा दिन घूमकर रात को ही घर आती है। माँ जी, मैं काम देखने गई थी ताकि घर और दीपक जी की दवाई के लिए पैसे जमा कर सकूं। अरे हमें क्या पता कि तू बाहर काम देखने जा रही है या किसी से मिलने जा रही है। देख बहू, मेरी बात कान खोल के सुन ले। मुझे नहीं पसंद है कि मेरे घर की बहू कहीं बाहर काम करने जाए, इसलिए आज के बाद तू कल से कहीं बाहर नहीं जाएगी। पर माँ जी, अगर कोई काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? और दीपक जी का भी अभी पता नहीं है कि उनका हाथ कब तक ठीक होगा, और क्या पता ठीक होने के बाद भी वो अगर फिर से पहले की तरह अपने भुट्टों का काम नहीं कर पाए तो वो एक शहर से दूसरे शहर भुट्टों को नहीं पहुंचा पाएंगे। वो सब मुझे नहीं पता, मैंने बस बोल दिया कि तू बाहर काम करने नहीं जाएगी, मतलब कि नहीं जाएगी। अपनी सास की बातें सुनकर काव्या निराश हो जाती है और बूटों के गोडाउन में जाती है, जहाँ दीपक बूटों को लाकर रखता था। एक बूटों को उठाकर वो खुद से बोलती है, दीपक जी, आपने कितनी मेहनत करके ये काम शुरू किया था, और जब तक आप काम कर रहे थे हमें किसी चीज की कमी भी नहीं होने दी। पर आज जब आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपकी कोई मदद भी नहीं कर पा रही। काश कि मुझे ट्रक चलाना आता होता तो आपके इस भुट्टे का व्यापार मैं आसमान की बुलंदी तक पहुंचाती, पर मैं मजबूर हूँ। ये सोच वो कुछ बूटों को घर पर ले जाती है और उनमें से कुछ दाने उतारकर उनके पॉपकॉर्न बना लेती है।
कुछ को कोयलों पर रखकर अच्छे से पका लेती है और उन पर नमक नींबू लगाकर अपनी सास को देती है। दीपक, जो कि उस वक्त टीवी देख रहा होता है, उसके हाथों में वो पॉपकॉर्न दे अपने कुछ बूटे बॉल में निकालकर खाने लगती है। पॉपकॉर्न खत्म होने पर दीपक काव्या से बोलता है, काव्या, थोड़े और पॉपकॉर्न बना दो। तुमने जो पॉपकॉर्न बनाए थे ना, वो बहुत ही अच्छे थे और मुझे खाने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन खत्म हो गया, तो थोड़े और बना दो ताकि मैं मन भर के खा सकूं। और वैसे भी ये बहुत ही अच्छे हैं। और हाँ, मैं तो तुम्हें बताना भूल गया था, गोडाउन में ना वो ना परे परे भुट्टे खराब हो रहे हैं, तो तुम एक काम करना, विनोद को बोलना कि वो उन्हें बिकवा दे। उससे ना कुछ पैसे आ जाएंगे तो घर चल जाएगा अच्छे से कुछ समय के लिए। अपने पति की बात और अपने हाथों में बूटों को देख उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उनके मोहल्ले में कोई भी बूटों से बनी चीजों को नहीं बेचता, तो क्यों ना वो अपने बूटों का ही व्यापार अपने घर से शुरू करे। काव्या बिना कोई देरी किए अगले दिन मार्केट जाकर कुछ कोयला और बूटों को बनाने से जुड़ी चीजों को लेकर आ जाती है और अपने काम पर लग जाती है। उसका ये काम देख दीपक उससे बोलता है, काव्या, मैंने तुमसे क्या कहा था और तुम क्या करने लगी? अरे मैंने कहा था इन भुट्टों को विनोद के हाथों बिकवा दो ताकि कुछ पैसे आ जाएंगे, घर चलेगा हमारा अच्छे से। लेकिन तुम हो कि तुम फिर से अपना जुगाड़ में लग गई। अरे यार, कुछ तो सोचा करो, अब घर कैसे चलेगा हमारा? पैसे तो इससे भी आएंगे ना, और मैं बाजार जाकर तो काम नहीं कर सकती क्योंकि माँ जी को नहीं पसंद, पर घर में तो मैं कर सकती हूँ ना। और देखिए ना, ग्राहक भी आ रहे हैं। ठीक है बाबा, तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो, और हाँ, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा इस काम में। दीपक काव्या को ये काम करते देख उसके साथ बैठ जाता है और उसकी मदद करवाने लगता है। देखते ही देखते काव्या का काम चलने लगता है। अपने बेटे और बहू का ये काम चलते हुए देखकर अब दीपलता भी अपने बहू बेटे का साथ देना शुरू कर देती है। कुछ ही महीनों में काव्या का बूटों का काम अच्छे से चलने लगता है और देखते ही देखते दीपक का हाथ भी ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से अपने बूटों का व्यापार शुरू करने के बारे में सोचता है और काव्या से बोलता है, काव्या, अब तो मेरा हाथ ठीक हो चुका है, तो मैं सोच रहा था कि माँ और तुम आराम से घर पे बैठ के ना भुट्टो का काम करो और मैं बाहर जाके अपना व्यापार करता हूँ। पर अभी अभी आपका हाथ ठीक हुआ है, आप एक बार पहले डॉक्टर से क्यों नहीं बात कर लेते? अगर वो हाँ करते हैं तो फिर आप अपना काम शुरू कर लेना। हाँ, बिल्कुल सही बोल रही है। वैसे भी इतने दिनों बाद फिर से इस घर में खुशियाँ आई हैं। ठीक है बाबा, आप लोग इतना कह रहे हो तो हम चलते हैं डॉक्टर के पास। वहाँ जाके मेरा हाथ दिखाएंगे डॉक्टर को। अगर डॉक्टर कहेंगे उसके बाद ही मैं अपना काम चालू करूँगा। ठीक है ना? अब तो खुश हो ना आप लोग? चलो। दीपक अपनी माँ और बीवी की बात सुनकर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से सलाह लेता है। डॉक्टर की मंजूरी देने के बाद दीपक घर पर वापस आता है और एक बार फिर से कई महीनों बाद वो अपने ट्रक को बाहर निकालकर उसमें बूटों को भर के शहर बाहर जाकर अपना काम करना शुरू कर देता है। वहीं घर पर रहकर दीपलता और काव्या अपने बूटों का काम करती रहती है और इसी तरह दीपलता भी अब अपनी बहू को तंग करना छोड़ उसके कामों में उसकी मदद करना शुरू कर देती है। अब काव्या एक बार फिर से अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। उमा अपने बेटे नितिन की शादी को लेकर बहुत ही परेशान थी। वो हर किसी से नितिन की शादी के लिए कहती और उमा के रिश्तेदार भी नितिन के लिए कई लड़कियों की फोटो दिखा चुके थे, लेकिन नितिन ही अभी शादी नहीं करना चाहता था। ऐसे में एक रोज उमा अपने बेटे नितिन को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए उससे कहती है, बेटा ये देख कितनी सुंदर लड़की है, क्या इस लड़की वालों को हाँ कर दूं? माँ, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी अभी कोई उम्र नहीं हुई है शादी करने की। आपको इतनी जल्दी भी क्या है शादी की? ये तेरी शादी करने की उम्र नहीं तो बता मुझे कब करने की उम्र होगी तेरी? जब तू बोलेगा तभी मैं तुझसे कहूंगी कि चल बेटा अब शादी कर ले, तेरी उम्र हो गई है। और तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले, जिस वक्त तूने मुझसे शादी करने की बात कही ना, उस समय तो देखना लड़कियां तुझे देखकर यही बोलेगी, मैं इस बुढ़े से शादी नहीं करने वाली। ना रे बाबा ना। माँ, नहीं हो रहा मैं इतनी जल्दी बूढ़ा, अब बस खुश। देख, मैं परेशान हो गई हूँ लड़कियों को मना कर करके कि मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद नहीं आती, लेकिन उन्हें क्या पता कि मेरा नितिन तो किसी लड़की की फोटो देखता तक नहीं है। अब अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो लोग क्या ही सोचेंगे। खैर जो भी है, लोग तो मुझे ताने देते हैं कि पहले अपने नालायक बेटे को शादी के लिए मनाओ, फिर लड़कियां ढूंढना। ठीक है माँ, मैं कर लूंगा जल्दी ही शादी, बस मुझे 1 साल दे दो। मेरा बस चले तो मैं 1 मिनट भी ना दूं तुझे। वैसे तो मैं अच्छे से जानता हूँ, आपका बस चले तो राह चलती हुई किसी भी लड़की को मेरे गले बांध दोगी आप। उमा और नितिन में आए दिन शादी की बातों को लेकर झगड़े हुआ करते थे। इस बात को कुछ ही दिन बीते होते हैं कि उमा
इस बार अपने बेटे को देखकर कहती है। बस बहुत हो गया नितिन, एक तेरा सहारा है, अब तू भी अपने मन की करने लगा। ये तो सही है, मैंने सोचा था कि तू शादी कर ले तो मैं चैन से मर सकूंगी, लेकिन अब मैं अपने पोते पोती का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगी। माँ आप ये कैसी बात कर रही हो? मैंने कहा ना मैं जल्दी शादी नहीं करूंगा। नहीं, तूने तो सोच लिया है कि अपनी माँ के मरने के बाद ही शादी करेगा ना। देख बेटा, कभी शादी तो करनी ही है, अब तू बाद में जो करेगा वो अब कर ले। ठीक माँ, आपको जो सही लगे, जिससे सही लगे उससे मेरी शादी करवा देना। ये सुनते ही उमा अपने बेटे से कहती है। तैयार रहियो, संडे को तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। माँ अभी आपने मुझ पर इमोशनल अत्याचार किया, इसकी वजह से मैंने हाँ की, लेकिन आप तो पहले से ही फिक्स करके बैठी हो कि इस दिन मुझे लड़की वाले देखने आने वाले हैं। जो कहा है तूने उस बात पर रही हो अब बस। अब नितिन अपने घर से सीधा अपने दोस्त अंकित के घर चला जाता है और अंकित भी नितिन को उदास देखकर उससे कहता है। भाई क्या हुआ, रोमियो क्यों बना हुआ है? यार मुझे शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन माँ ने मेरी बर्बादी का मन बना ही लिया है तो मैं उन्हें क्या ही कह सकता हूँ। मैं भी हाँ करके ही आ गया हूँ। ओ भाई बधाई हो, तेरी तो शादी होने वाली है। भाई तेरी करवाऊँ? बोल तो माँ को बोलता हूँ, लंगड़ी लूली बहरी हर तरह की लड़कियाँ हैं उनके पास। कटरीना मिले ना तो बता, अभी हाँ कर दूं। पहले विक्की की तरह शक्ल और पैसे रखने की हिम्मत तो रख, कटरीना खुद चली आएगी तेरे पास। नितिन को शादी नहीं करनी थी और उमा को अपने बेटे नितिन की शादी करवानी थी। ऐसे में नितिन और अंकित एक धांसू प्लान बनाते हैं, जिसमें अंकित को नितिन लड़की का पूरा गेटअप देकर उसे साड़ी, लड़कियों की तरह लंबे बाल पहनाकर छोटी शादी करके घर लाता है। तभी उमा देखती है नितिन किसी लड़की के साथ घर आया है जो शादी के जोड़े में है। ऐसे में उमा नितिन को देखकर कहती है। बेटा तूने शादी कर ली, अरे मुझे बता दिया होता, मैं तेरी शादी बड़े ही धूमधाम से करवाती। नहीं माँ, मैं तो इस गेटअप में इसलिए आया हूँ ताकि आप अपने बेटे को देख सको कि वो दूल्हा बनकर कैसा लगता है। कलश लाओ और अपनी अंकित का स्वागत करो। अंकित का? क्यों? वो तो यहाँ कहीं भी नहीं है। अरे माँ, अंकिता का, आपकी बहू का नाम अंकिता है ना। आज तो मेरा जीवन सफल हो गया, मैंने अपनी बहू का स्वागत जो कर लिया। अब कमरे में पहुंचकर अंकित, जो अब अंकिता है, वो अपनी साड़ी उतार देता है और नितिन से कहता है। साले तेरे 500 रुपए क्या लिए? तूने तो मुझे औरत ही बना दिया। इस गेटअप में मुझे सफोकेशन हो रही है, मैं ऐसे नहीं पहन सकता, मुझसे नहीं रहा जाएगा ऐसे। और साले जैसे तूने साड़ी फेंकी है वैसे उठाकर पहन भी ले। माँ को पता लग गया ना कि तू जनानी नहीं जनाना है तो मुझे और तुझे मार मार कर कहीं का नहीं छोड़ेंगी। अबे साले, साड़ी पहना तो ठीक है, तेरी माँ कल को आके मुझे कहेगी कि उसे पोता पोती चाहिए तो क्या पैदा कर सकता है तो कर दियो। साले अब तेरा ज्यादा हो रहा है, ये बेरोजगारी भी ना जाने क्या क्या बनाएगी अब मुझे। अंकित और नितिन ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उमा अंकिता को आवाज लगाते हुए नितिन के कमरे में आने ही वाली होती है। तभी नितिन गेट पर खड़ा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है। माँ वो कपड़े बदल रही है, अभी आप नहीं जा सकती। तो क्या हुआ, उसकी सास हूँ, हट आगे से। तब से तू भी तो था अंदर, तो तुझे शर्म नहीं आई? अब अपनी माँ को अंदर जाने से रोक रहा है। माँ वो भी नहीं है तो शर्मा रही है, समझो ना। जैसे ही बहू बाहर आए उसे बोल दियो कि मुंह दिखाई के लिए बाहर आ जाए। अब जैसे तैसे अंकित साड़ी बांधकर मुंह दिखाई की रस्म के लिए आता है और वैसे ही उमा की पड़ोसन विमला अंकिता का मुंह देखते हुए उमा से कहती है। बहू तो तू चांद जैसी लाई है, वाकई बहुत सुंदर है तेरी बहू। पसंद भी तो आखिर मेरे बेटे की है विमला। इधर अंकित मन ही मन नितिन को कोसते हुए सोचता है। इसे मेरे मर्द वाले फेस में भी चांद दिख रहा है, वाह क्या नजर है, मानना पड़ेगा। वैसे तो मैं खुद को आईने में देखकर पहचान नहीं पाया था। अब देर रात उमा अपने बेटे के कमरे में दूध का ग्लास रखकर आती है और अपने बेटे से कहती है। बहू और तेरे लिए दूध रखकर आई हूँ मैं। लेकिन जैसे ही नितिन अपने कमरे में जाता है वैसे ही वो देखता है कि अंकित दूसरे ग्लास का दूध गटक रहा है और ये देखकर नितिन अंकित को मारते हुए कहता है। साले तू मेरे हिस्से का भी दूध पी गया, याद रख तू मेरी बीवी नहीं है, समझा? ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आंटी को सच बता दूंगा। यार ये नाटक हम कब तक करेंगे?
मुझे क्या पता, तुझे ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था ना। भाई मुझे जिस दिन गुस्सा आया ना, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगली सुबह उमा अपनी बहू अंकिता से कहती है, मैं तो तुझे देखकर इतनी ज्यादा खुश हो गई कि मैंने तेरे घर वालों के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। ये सुनकर नितिन अपनी माँ की बातों को पलटते हुए उससे कहता है, माँ इसके माँ बाप के बारे में आप कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। अभी ये रोने लगेगी क्योंकि इसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, चल बसे हैं। साला कितना हरामी है, मेरे माँ बाप को भी मार दिया। ये सुनकर उमा भी अंकिता से कोई सवाल नहीं करती। लेकिन कुछ समय बाद अंकित नहाने जाता है और कुछ समय बाद वो नहाकर जैसे ही बाहर आता है तो उमा उसे देख लेती है और अंकित ने उस समय विग नहीं लगाई होती और बिना विग के ही उमा अंकित को पहचान जाती है। और अब कुछ बोलने से पहले उमा अपने हाथ में झाड़ू उठाती है और अंकित को मारते हुए कहती है, मुझे एक पल को लगा ही था, जो दोस्त नितिन से मिलने रोज आता है वो आजकल गया कहाँ। तेरी माँ ने तुझे यही संस्कार दिए हैं। अरे आंटी मत मारो यार, मैं तो ये सब 500 रुपए के लिए किया था। तभी नितिन भी आ जाता है और वो ये सब देखकर समझ जाता है कि उसकी पत्नी यानी उसकी दोस्त की पोल खुल गई है। ऐसे में नितिन अंकित को बचाते हुए अपनी माँ के हाथ से झाड़ू लेकर फेंकते हुए कहता है, माँ ये सब मैंने आपके लिए किया और आप ही मुझे गलत समझ रही हो। 500 रुपए के लिए तुमने अपने ही दोस्त को औरत बनाकर उसके साथ रात भी बिताई और मुझे कह रहा है कि ये सब आपके लिए किया। तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? तूने ये नहीं सोचा कि तेरी माँ को जब ये बात पता चलेगी तो क्या होगा? आंटी जी सब इसका किया धरा है। हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा बेटा अपने घर में बहू नहीं बहुरा लाया है। मुझे क्या पता चांद सा चेहरा और उसके पीछे का राज इतना गहरा होगा। माँ अब आप चुप करो, क्यों शुरू हो जाती हो बात बात पर? तू ही सबकी जड़ है, तू अपना मुंह बंद रख आज। उमा तो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहती। कुछ दिनों में वो मंदिर में जाकर एक सांवली लड़की से नितिन की शादी करवा देती है, जिससे नितिन की शादी की बात चल रही थी ताकि लोगों को शक ना हो। लेकिन लोगों की नजरों से भला कौन ही बच सकता है। सबको पता चल जाता है कि नितिन अपने ही दोस्त के साथ छोटी शादी रचाकर उसके साथ रहता था, जिससे नितिन की तो बहुत बदनामी होती है। रिंकू को राखी सावंत के प्रति इतनी दीवानगी थी, उसे राखी सावंत का दूसरा रूप ही कहा जाता था। लेकिन क्या किया जा सकता है। रिंकू की सास अपनी बहू के मंजूली का रूप से इतना डरती थी कि वो रिंकू के खिलाफ एक आवाज तक नहीं उठा पाती थी। तो क्या अंत में कोकिला अपनी बहू को बदल पाती है या नहीं, जानेंगे आज की इस कहानी में। रिंकू राखी सावंत के बेबाक अंदाज की फैन थी। अब ऐसे में रिंकू की बेबाकी का अंदाज भी राखी सावंत से मेल खाता था। एक रोज रिंकू मार्केट जाती है और पान की दुकान पर जाकर पान वाले से कहती है, पान वाले भैया एक पान बना दो। अरे आपको खाना है या घर ले जाना है? तेरे को क्या लगता है औरत तो पान नहीं खा सकती? अब तू रिंकू को चैलेंज करेगा? अरे मैडम जी नहीं, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप तो हमारे शहर की शान है, शान। चल अभी काम पर ध्यान दे। औरत देखी नहीं कि कोई बहाने का मौका नहीं छोड़ते। रिंकू को कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाए या उसे औरत कहे, ये उसे बर्दाश्त नहीं था। तभी रिंकू मार्केट से लौट रही होती है और एक लड़का जो कि बाइक से जा रहा होता है वो रिंकू से कहता है, आंटी वो आपकी साड़ी का पल्लू। ओए तेरे घर में माँ बहन नहीं है, बेटी नहीं है, जो तूने मुझ पर रिंकू पर लाइन मारी? अरे ऊपर से मुझे आंटी बोला। तेरी माँ तेरी बीवी आंटी, तेरा पूरा खानदान औरतों का आंटी से भरा होगा। तू पापा बनने से पहले गंजा हो जाएगा। अरे मेरी माँ, मैंने आपको लाइन नहीं मारी है, आपके साड़ी का पल्लू उस कुत्ते ने पकड़ रखा है। ये सुनकर जैसे ही रिंकू अपने पीछे देखती है तो सच में कुत्ता उसकी साड़ी का पल्लू पकड़े खड़ा था। ऐसे में रिंकू ये देखकर इधर उधर भागने लगती है और उस लड़के को कहती है, तुझे तो बोलना चाहिए ना कि मेरे पीछे कुत्ता है। कमीने तुझे तो मैं देख लूंगी। हाँ चल पहले ना इस कुत्ते से अपना पीछा छुड़वा, उसके बाद ना मुझे देख लियो, बड़ी आइशानी। अब जैसे तैसे रिंकू उस कुत्ते से अपना पीछा छुड़वाती है और भागते हुए घर पहुंचती है और अपने हॉल में जाकर हाथ पैर फैलाकर हाफते हुए पड़ जाती है। ये देखकर
रिंकू की सास कोकिला रिंकू से कहती है, आज फिर कोई नया कांड करके आई है क्या? मुझे इसे मार्केट जाने ही नहीं देना चाहिए था। माँ जी क्या बताऊँ आपको, मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ गया था और वो मेरे साड़ी के पल्लू को अपने दांत से पकड़े हुए था। अच्छा है, कल तक तो मोहल्ले के लौंडे तेरी साड़ी का पल्लू पकड़कर तुझे घर छोड़ जाया करते थे। अब कुत्ते को भी तुझ में तो कुछ नजर आया ही होगा जो उसने तेरी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। आप कहना क्या चाहती हैं? ये कुत्तों को भी मुझ में इंटरेस्ट आने लगा है। वो तो कुत्ते ही जाने, ना जाने उस बेजुबान को तुझ पे क्या दिख गया। देर शाम कोकिला की पड़ोसन विमला कोकिला के घर आती है और कोकिला से कहती है, कोकिला कहाँ है तेरी राखी सावंत की डुप्लीकेट बहू? पता है उसने आज मोहल्ले में लौंडों को क्या कहा है? देख विमला, इसकी बातें मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मोहल्ले के लड़कों की जिंदगी का सवाल है। बता क्या किया इसने? इसने कांता की पोती को टॉफी दिलाई होगी तो कांता का बेटा तेरी बहू से कह रहा था कि रिंकू भाभी आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन पता है तेरी बहू ने क्या कहा? तेरी बहू ने कहा कि मेरा दिल ही नहीं, मेरा तो सब कुछ बड़ा है, दिखता नहीं क्या? राम राम, ना जाने कैसी औरत को ब्याह लाया है मेरा बेटा, एक नंबर की कुलक्षणी है ये। फिर जाते जाते बोली मेरा किडनी फेफड़ा लीवर की बात की मैंने और यहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई। विमला, मैं तो इस औरत के रोज रोज की शिकायतों से परेशान हूँ। कल की ही बात है, पान वाले की दुकान पर रामलाल को देखा है ना? हाँ, वो बुढ़ा जिसके आखिरी दिन चल रहे हैं, मुंह को दांत नहीं, पैरों में जान नहीं और चलता है ऐसा लगता है जैसे मुर्दों का सरदार कब्र से निकल कर चल रहा है। हाँ हाँ, वही बुढ़ा। उसने रिंकू को देखा होगा, इसने डीप कट ब्लाउज पहना था और इसने उस बुढ़े को कहा होगा कि यहाँ क्या देख रहा है, ये सब तेरे लिए थोड़ी बनाया है, मुंह में दांत नहीं, और चला मुझे लाइन मारने। जाकर कब्र में सो जा, कम से कम तुझे मुक्ति तो मिलेगी। बता, उसकी बुढ़िया तो घर आ गई होगी लड़ने के लिए। लड़ने की बात करती है, बहुत हंगामा करके गई है वो तो, और ऊपर से बोली अपनी बहू को समझा ले। भले ही मेरे बुढ़े की उम्र हो गई है, लेकिन जवानी अभी भी बाकी है। अब विमला के जाने के बाद रिंकू अपनी सास को देखकर कहती है, क्यों माँ जी, हो गई मेरी चुगली? इस विमला की बच्ची को तो मैं देख लूंगी, पहले आपको तो निपटा लूं। क्या कह रही थी आप? कुलक्षणी? अरे बहू, विमला आई थी मुझे तेरे बारे में भड़काने के लिए, मैंने भी कह दिया कैसी बात कर रही है तू, मेरी बहू तो कुल की लक्ष्मी है, तू तो उसे खामखाई बदनाम कर रही है। अच्छा माँ जी, ऐसा कहा आपने, तभी तो आपके पैर कांप रहे हैं ना। चलो कोई बात नहीं माँ जी, डरो नहीं बनूंगी मैं रात में मंजुलिका। हाँ बहू, अब तू जा, आराम कर ले जाकर। इतना बोलकर जैसे ही रिंकू वहाँ से जाती है, वैसे ही कोकिला सोफे पर बैठकर खुद से कहती है, हे भगवान, बचा लिया आपने मुझे इस औरत से। ना जाने आज फिर इसका मूड बना हुआ था मंजुलिका बनने का। पिछली बार ऐसे ही विमला की बात सुनकर मुझे सोने नहीं दिया था रात में। इस औरत ने मंजुलिका बनकर छाती पर चढ़कर बैठ गई थी। अब अगली सुबह जैसे ही दूध वाला आता है, वैसे ही रिंकू दूध लेने के लिए जाती है और दूध वाले से कहती है, आज मुझे 1 लीटर ही दूध चाहिए। अरे क्यों मैडम, आज माँ जी नहीं है घर पर? माँ जी भी है और तेरे भाई साहब भी, लेकिन भाई साहब को जरूरत नहीं पड़ती अब, समझ गया ना? तो निकल यहाँ से। ये बातें बैठी हुई कोकिला सुन रही थी और दूध वाले के जाने के बाद वो अपनी बहू से कहती है, इतना ही क्यों बताया तूने दूध वाले को? और भी बता देती, तेरी पहली सुहागरात, बच्चों की प्लानिंग कैसे करेगी? ये भी बताना था क्या माँ जी? अच्छा कल बता दूंगी। सही कहती है विमला, मेरी बहू राखी सावंती है, सारी हरकतें मैच करती है तुम दोनों की। कुछ देर बाद कोकिला अपनी बहू को ढूंढ रही होती है, लेकिन कोकिला को क्या पता कि रिंकू तो छत पर विमला के बेटे से नैन मटक्का कर रही है। तभी कोकिला छत पर जाती है और वो देखती है कि रिंकू विमला के बेटे रोहित से कह रही होती है, और चिकने, लगता है आज विमला आंटी घर पर नहीं है। नहीं है ना रिंकू भाभी, लेकिन मुझे लगता है भाई साहब घर पर नहीं है, तभी तो आपने हम जैसे पर नजर मारी। भाई साहब के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, उनमें तो रोमांस का आर भी नहीं है। अच्छा भाभी, तभी तो आज आप छत पर कबूतरों को दाना डाल रही हो। लेकिन कोई कबूतर फंसता ही तो नहीं है। तभी कोकिला ये सब सुनकर अपनी बहू रिंकू से कहती है, बहू, कबूतरों को दाना डाल लिया हो तो अपनी सास की भी सुन ले। माँ जी, आप कब आई? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। बहू, जब तो अपने घर के कबूतरों को छोड़ बाहर के कबूतरों को फंसा रही थी तभी आई हूँ, और ये विमला को आज आने दे, उसकी खैर नहीं।
कुछ समय बाद विमला के घर कोकिला का जाना होता है और कोकिला विमला को देखकर कहती है, विमला, मैं तुझे ये कहने आई थी कि मेरे घर की तितली के तो पर कट नहीं सकते, तू अपने घर के कबूतरों को संभाल ले, मेरी बहू पर डोरे न डाले। अच्छा, तभी तो कहूँ आज नवाबजादे को छत की सफाई का ध्यान कैसे आया। मैं जा रही थी तो मुझसे बोला, लाओ ना मैं साफ कर दूं, और मुझे क्या पता था वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। इतना बोलकर विमला अपने बेटे रोहित को झाड़ू से मारने लगती है और मारते हुए कहती है, जो 20 साल में खुद का कच्छा नहीं धो पाया, वो आज छत की सफाई कर रहा था, वो भी उस रिंकू के चक्कर में जिस पर मोहल्ले के हर छिछोरे का दिल आया हुआ है। और तेरा नंबर कब लगेगा ये तुझे खुद को भी नहीं पता, और चला है तू औरतों पर लाइन मारने। माँ क्यों मार रही हो? कोकिला आंटी अपनी बहू को भी तो समझा सकती हैं। मैं तो मोहल्ले के लड़कों की जिंदगी बचा रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम रिंकू के लिए जान दे दो या नस काट लो, वो किसी की नहीं है, खुद की भी नहीं है वो। तो ये थी कोकिला की राखी सावंत की दीवानी बहू, जो राखी सावंत से भी 10 कदम आगे थी। लेकिन बेचारी कोकिला कर भी क्या सकती थी अपनी बहू का, और अगर वो कुछ बोलती तो रिंकू बन जाती थी रात को मंजूलिका, जिसके डर से बेचारी कोकिला चुप रह जाया करती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।